हेलो दोस्तों, मैं शशि सर एक ओंकार सबके दिलों को सत सत बार नमस्कार करता हूँ। आइए आज हम क्लास नाइन्थ विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास के बारे में आज चर्चा करते हैं। जो विश्व इतिहास के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर है इसमें हम देखते हैं कि नाइन्थ का चैप्टर एनसीईआरटी आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो इस बुक का नाम है सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व कक्षा नाइन्थ के इतिहास की पाठ्य पुस्तक, जो हमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। आइए देखिए विषय सूची में आमुख दिया है इतिहास और बदलती दुनिया। खंड 1 में दिया है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें 3 चैप्टर आएंगे। फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, तीसरा नात्सीवाद और हिटलर का उदय। देखिए, खंड 2 में हम देखते हैं जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। 4 में है वन, समाज एवं उपनिवेशवाद। 5 जो दिया है आधुनिक विश्व में चरवाहे और आभार दिया है। आइए देखिए, जो खंड 1 में जो कोई कुछ खास नहीं दिया है। आइए हम फ्रांसीसी क्रांति से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। सभी लोग, मेरे भाई लोग, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। देखिए, कहने का मतलब यह है कि ये जो घटना है साल 1789 की सुबह 14 जुलाई 1789 के दिन का है, जो पेरिस नगर में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सम्राट मतलब राजा होता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं रूस में राजा को जार कहते हैं, है ना, कहते थे। और जो फ्रांस में सम्राट को हम लोग राजा कहते हैं, है ना, राजा को सम्राट कहते हैं। कि वह सेना, आइए आगे चलते हैं, कि वह सेना को नागरिकों एवं गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। माने कि इतना ही होता है कि गांव में अफवाह फैल जाता है कि देखा ना फलाना वहीं से कैला सा, अच्छा ना, अफवाह फैल जाला, अच्छा ना, केहू के बारे में। तो ओइजा भी का हुआ कि अफवाह फैल गया। वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द, कितने हजार मर्द? 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेवा का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर लिए गए। माने कि जैसे मैं अगर देखा जाए, जितने भी क्रांतिकारी थे फ्रांस के, हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। ये तो भाई क्रांतिकारी लोग बहुत, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, युद्ध अच्छा नहीं है मेरे भाई हो, है ना। शांति जो एक चीज़ है ना, शांति में जो एक खुशबूनुमा जो एक रहनुमा मिलता है, जो सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, है ना, क्रांति अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, जब जब क्रांति हुई है उसके बाद शांति भी हुई है। देखा जाए तो हर देश में कहीं ना कहीं क्रांति हुई है। हमारे देश में भी क्रांति हुई है। अंततः सैकड़ों लोगों के एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला गया। भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सहस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। ऐसे में देखा जाए ना, तो बास्तिल का जो किला था वो घृणा का केंद्र बन गया था, है ना। इसलिए किले को ढहा दिया गया
उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। मैंने अगर देखा जाए तो मैंने कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये तो पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौरे का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इस एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए हम लोग का है जो फ्रांस में क्रांति, इसका फिगर देखिए चित्र 1 में दे रहा है क्या कि चित्र 1 में दिया है चित्र 1 बास्तिल का ध्वंस। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। मैंने इस चित्रकार में कई सारे चित्रकार अपना बनाए। आइए पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। आइए देखते हैं हम, अच्छा ना, जो हम लोग का ये चैप्टर है इसी में है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। जैसे में देखा जाए तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की स्थिति कैसी थी। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ। आसीन मतलब बैठना, लुई 16वां, अब से एक बार। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राजरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिबरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। आइए दोस्तों समझते हैं इसके बारे में, पैराग्राफ के बारे में। देखिए इसमें एक चीज़ दिया गया है कि देखा जाए फ्रांस में 1774 ईस्वी में तो वहाँ का एक राजवंश था बुर्बो राजवंश, जो शासन पहले से बुर्बो राजवंश पहले से शासन कर रहा था। और वहाँ माने कि 1774 में लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ। माने राजरोहण माने कि राज ग्रहण करने के बाद उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। बात सही है कि अगर हम कोई लंबा युद्ध लड़ते हैं तो मेरा राजकोष खाली रह जाएगा। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची को बोझ अलग से था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिबरे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटों में बटा था और केवल 3 स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था।
प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 ईस्वी से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था, परंतु 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जनमाना प्राप्त थे। जैसे में देखा जाए कि फ्रांस में 3 स्टेट में लोग बटे थे। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट डॉक्टर, मास्टर, किसान, मजदूर, शिल्पकार, ये आदि रहते थे। देखा जाए तो लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जनमाना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का साझा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। अगर बच्चों देखा जाए तो एक टाइथ नाम का कर था ना, जो चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ जो धार्मिक कर के रूप में वसूलता था, जिसे पादरी लोग होते थे, है ना। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना भी होता था। इस करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगता था। इस प्रकार के वित्तीय कामकाज का साझा बोझ करने के माध्यम से जनता वहन करती थी। आइए कुछ हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट में एस्टेट, इसमें बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, और इससे नीचे आते थे किसान और कारीगर, और उससे नीचे सबसे नीचे के तबके में आते थे तृतीय स्टेट में छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर। देखिए, स्टेट का समाज, ध्यान दें कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब भी हैं। आइए नए शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइथ, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। ये सब नए शब्द हैं। आइए हम दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो एक फिगर है, लिखा है कि बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है और मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। देखिए, क्रियाकलाप दिया है। बताएं कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। आगे दिया है, कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। कुलीन व्यक्ति क्या है तो मकड़ा है और किसान मक्खी है। आइए, शैतान को जिता दो, इसका लालच उतना ही बढ़ जाता है। शैतान को जितना दो, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है।
देखिए जो फिगर में दिया है दिखाई दे रहा है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो फिगर दिया है कि कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मकड़ी मक्खी, शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ते जाता है। बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है। मोटू मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वो उसको एक नज़र देखता तक नहीं है रे गरीबी। आइए बच्चों हम आगे चलते हैं। मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र, 1.1 जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। मान के देखा जाए फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई? फ्रांसीसी क्रांति इसलिए हुई कि जो किसान वहाँ के माने कि जो जनता थे भूखे मर रहे थे। पाव रोटी की इतनी महंगाई हो गई थी कि सभी के लिए उपलब्ध नहीं थे, है ना। जो कि फ्रांस उस दौर में बहुत माने कि लो परिस्थिति में गुजर रहा था। देखा जाए तो प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अब आइए नए शब्द जीविका संकट। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम जिसका नाम मालूम नहीं है, अनाम उसको बोलते हैं जिसका नाम मालूम नहीं है। देखिए आगे चलते हैं। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? खराब फसल। देखिए आगे जो दिया, अब आगे इसको कीजिएगा आप लोग। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, महामारी। आइए आगे चलते हैं हम 1.3 में। ये जो कोई खास नहीं है जो हम लोग इस पे समय गंवाएं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उसके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेवारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी।
दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों और सैलानियों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। इसी समय लुई सोराहवा द्वारा राज्यों के खर्चे को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था से विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। आइए दोस्तों, हम ऊपर छोड़े थे क्रियाकलाप, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थान को भरें। खाद्य दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर। देखिए आगे चलते हैं, जो हमें ये दिया है विशेष खास करके प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृत्तांत। देखिए 1 नंबर में, आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने मित्र को लिखा, मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदे भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुझे मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी यह टिप्पणी दिलचस्प है, सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति में बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसमें मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनमें से बेहतर बर्ताव करता, जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी का अपहरण या बेटे का गला रेत लिए जाने के दुखद नहीं होना चाहिए। मैंने कहते कि ये जो आप लोग पढ़िएगा इस स्रोत है, माने कोई इसमें खास नहीं है, ना क्रियाकलाप 2 में। आइए हम चलते हैं। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं, सन 1787 में उसने किन खतरों का आभास किया। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्रांति की शुरुआत। और क्रांति की शुरुआत जो हम करते हैं, ये जो फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा चैप्टर है, टॉपिक बाइज टॉपिक में बांटा गया है। आइए दोस्तों हम चलते हैं। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोराहवा ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते थे उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी समाज अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी समाज लुई सोराहवा ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई।
प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए और तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इनके अपेक्षाकृत समूह एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उसकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुईस सोरावा इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा का मतदान कराया जाना चाहिए, जिनमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुआ। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर ली और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व मिराबेओ और आबे ने किए। मिराबेओ का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। आइए दोस्तों, आज हम कुछ चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ जो इतिहास में गौरवान्वित महसूस करती है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1774 लुईस सोरावा फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराया जा रहा है। 1789 स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहातों में किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया गया जाता है। 1792 से 93 फ्रांस गणराज्य बनाया है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डिक्टेटरी का शासन। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा करता है। 1848 में वाटरलू में नेपोलियन की हार। आइए आगे चलते हैं क्रियाकलाप। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेरी की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समय बेरी निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेरी को इस तरह दर्शाने चित्र 5 के पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है? देखिए, ये जो दिया है भाई, जो दिया है, देखिए टेनिस कोर्ट में शपथ जो ले रहे हैं लोग, अच्छा ना, फिगर में जो दर्शाया गया है टेनिस कोर्ट में शपथ। एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक जुई लेविट द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन, यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई गई थी। जो देखिए टेनिस कोर्ट में लोग शपथ ले रहे हैं। ये जो देखिए दिया है फिगर में, यही टेनिस कोर्ट में आदमी लोग जुटे हैं। देखिए इसमें लिखा है कि